आर्य भी सन रह गया। वह अपने सामने मौजूद विशाल कीड़े को घूरता रहा और उसका मुंह हैंक गया। मोटा काला कवच, 6 भारी भरकम और नुकीले पैर और एक भयानक सिर जिस पर 10 नुकीले हिलते डुलते टेंटेकल्स थे। अरे बाप रे, ये तो उस कांटों वाली गेंद से भी ज्यादा अजीब लग रहा है। इस ब्रह्मांड में वास्तव में वह सब कुछ है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। जैसे ही कीड़ा प्रकट हुआ, वह आर्य की ओर झपटा जबकि उसके भयानक मुंह से कान फोड़ देने वाली चीख निकली। उसी समय उसके टेंटिकल्स ने आर्य पर सभी दिशाओं से हमला करना शुरू कर दिया। यह इतना तेज था कि उसके टेंटिकल्स धुंधले दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जगह मकड़ी के जाल से ढकी हुई है और आर्य वह बेचारा और असहाय पतंगा है। बेहद खतरनाक चीख के निकलने से आर्य तुरंत अपनी सबसे मजबूत युद्ध स्थिति में आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सामना पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में किसी शक्तिशाली दुश्मन से हुआ हो। उसका दिमाग शांत और स्पष्ट हो गया। उसकी आंखें ठंडी थीं जबकि उसके पैर जमीन पर हल्के से थिरक रहे थे। उसकी आकृति तेज हो गई और उसने उन सभी टेंटिकल्स को चकमा दिया जो उस पर वार कर रहे थे। ओह शिट, वह उन हमलों को भी चकमा दे सकता है। लड़ाई देख रहे लोगों को ठंडे पसीने आ रहे थे। अगर वे होते तो प्रतिक्रिया करने से पहले ही उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते। प्रिंसिपल और सभी क्लास टीचर्स ने गंभीर भावों के साथ स्क्रीन की ओर देखा। यहाँ तक कि लेवल 8 के मार्शल वॉरियर्स भी इस तरह चकमा नहीं दे पाते। मुझे लगता है कि आर्य 5 मिनट तक टिक सकता है। वह शायद इस कीड़े को घायल भी कर पाए, प्रिंसिपल ने धीरे से कहा। बिल्कुल नहीं प्रिंसिपल सर, अगर आप कहते हैं कि वह 5 मिनट तक टिक सकता है तो हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में वह करीब भी नहीं जा सकता। अगर वह ऐसा करता भी है तो आर्य कम समय में कीड़े के आर्मर को नहीं तोड़ पाएगा। प्रिंसिपल ने एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई। मुझे इस बच्चे की शक्ति पर भरोसा है। आर्य ने टेंटिकल्स के हर हमले को चकमा दिया लेकिन फिर भी करीब नहीं जा सका, थोड़ा सा भी नहीं। टेंटिकल्स बहुत फुर्तीले थे। वे सांप की तरह चल सकते थे और एलएस और एम आकार बना सकते थे। हर बार उस पर एक साथ कई टेंटिकल्स हमला कर रहे थे। आर्य ने भौहें सिकोड़ी। कीड़े ने बिना हिले ही उसे इस स्थिति में मजबूर कर दिया था। जाहिर तौर पर यह काफी मजबूत था। उस स्थिति में उसे अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने की आवश्यकता थी। आर्य की आंखें चमकीं। उसने पहले केवल 2 छोटे परफेक्ट स्टेट्स की शक्ति का उपयोग किया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह शक्ति इस कीड़े के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसके शरीर से निकलने वाली सफ़ेद रोशनी अचानक और तेज हो गई। फिर उसकी गति बढ़ गई और वह तुरंत टेंटेकल से मुक्त हो गया और कीड़े के चीख सामने प्रकट हुआ। मर जा। धड़ाम, एक कान फोड़ देने वाली विस्फोटक आवाज के साथ एक मुक्का निकला और कीड़े के सिर पर लगा। कीड़े ने खतरे को महसूस किया और एक चीख निकाली। उसके 2 नुकीले सामने वाले पैर अचानक हवा में उड़ गए और आर्य के मुंह पर वार किया। धप, 2 स्नायुबंधन आपस में टकराए। शक्तिशाली प्रतिक्रिया ने आर्य और कीड़े दोनों को 10 मीटर पीछे लड़खड़ा दिया। हालांकि उसके टेंटिकल्स अभी भी आर्य को लगे। ये लड़का चीटिंग कर रहा है। लोग कहते हैं कि 2 हाथों के लिए 4 को हराना मुश्किल है, लेकिन इस लड़के के कितने हाथ थे? टेंटिकल्स को मिलाकर आर्य अचानक नीचे झुका और हमलों को चकमा दिया। फिर वह जमीन से उछला और एक छोटा गड्ढा छोड़ गया जो फट गया था। उसका शरीर हवा को चीरते हुए फिर से कीड़े की ओर लपका। आज मैं तुम्हारा कुत्ते वाला सिर फोड़ दूंगा। रुको, कीड़े वाला सिर। धप धप धप, आर्य कीड़े के चारों ओर घूमने लगा। उसने देखा कि टेंटिकल्स की आक्रामक शक्ति पागलपन की हद तक शक्तिशाली थी, लेकिन इसकी एक स्पष्ट कमजोरी थी। ये बहुत अच्छी तरह से मुड़ नहीं सकता था। अब जब आर्य उसके टेंटिकल्स से तेज था तो वह केवल पिट सकता था। इस प्रकार आर्य सामने दौड़ने लगा जबकि कीड़ा अपने टेंटिकल्स के साथ पीछे पीछे आ रहा था। आर्य कीड़े के एक तरफ गया और मुक्का मारा। मुड़ने और हमला करने की कोशिश करने से पहले उसने एक तेज दहाड़ निकाली। कुछ मिनट बाद कीड़े को दर्जनों बार मुक्के मारे जा चुके थे। उसका मजबूत कवच डेंट और दरारों से भरा था और घिनौना सफ़ेद और हरा तरल आपस में मिलकर बाहर निकल रहा था। उसके टेंटिकल्स अब अपनी मूल गति बनाए नहीं रख पा रहे थे। यहाँ तक कि उसकी चीखें भी अब तेज नहीं थीं। भारी चोटें। आर्य की आंखें ठंडी थीं क्योंकि उसने उसके पहलू पर एक चोट पर हमला किया। उसके मुंह के बेरहमी से लगे एक भारी प्रहार के बाद कीड़े का खोल उसके अपने ही शरीर में धंस गया। उसने अपना सिर उठाया और दहाड़ा क्योंकि उसका शरीर लड़खड़ा गया था। इससे पहले कि वह पलटवार भी कर पाता, आर्य ने उस घिनौने तरल की परवाह किए बिना उसके शरीर पर दूसरी बार मुक्का मारा। कीड़े के आंतरिक अंग तुरंत फट गए। उसका शरीर जोर से जमीन पर गिरा और दहाड़ें बंद हो गईं। लहराते हुए टेंटिकल्स भी रुक गए। आर्य ने शांत कीड़े को देखा और एक होंठ ऊपर उठाया। मरे होने का नाटक। आर्य कीड़े के सिर पर प्रकट हुआ और नीचे कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। टेंटिकल्स फिर से आर्य पर लपके, लेकिन जब वे अपनी मंजिल के आधे रास्ते पर थे तो वे फिर से गिर गए। ये देखकर कि उसने स्तर पास कर लिया है, आर्य ने राहत की सांस ली।
अगर उसे सतर्क रहने की आदत नहीं होती तो शायद ये कीड़ा उस पर घात लगाकर हमला कर देता। इस कीड़े के कई हाथ थे और यह गंदा खेलता था। बेशर्म। आर्य द्वारा कीड़े को मारने का दृश्य स्क्रीन पर दिखाई दिया। सिमुलेशन के बाहर सब कुछ बहुत शांत था। छात्र और शिक्षक दोनों ही बहुत चुप थे। यहाँ तक कि एक साधारण लेवल 9 मार्शल वॉरियर को भी ऐसे कीड़े को मारने के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती, फिर भी आर्य ने बिना किसी चोट के उसे मार डाला था। क्या इसका मतलब यह था कि आर्य की शक्ति एक साधारण लेवल 9 मार्शल वॉरियर से आगे निकल गई थी? वह केवल एक लेवल 5 मार्शल वॉरियर था। प्रिंसिपल के चेहरे पर एक पुराने फूल की तरह मुस्कान खिल उठी। यहाँ तक कि श्रीमान ली भी एक बेवकूफ़ की तरह हंस रहे थे। अन्य शिक्षकों ने श्रीमान ली को ईर्ष्या से देखा। ऐसी प्रोडिजी उनकी कक्षा में नहीं थी। ये हद से ज़्यादा असहनीय था। अगर मुझे सही याद है तो रोहन और लिन दोनों के पास स्मॉल स्टेट परफेक्शन नहीं है ना? प्रिंसिपल मुस्कुराए। हाँ, दोनों शिक्षकों के चेहरे उतर गए। रोहन और लिन उनकी कक्षाओं में थे। अब स्थिति ऐसी लग रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों हारा हुआ महसूस कर रहे थे। लेकिन इस बच्चे की शक्ति अचानक कैसे फट पड़ी? एक क्लास टीचर पूछे बिना नहीं रह सका। ये सूक्ष्म था लेकिन अभी भी संदेह था। आखिरकार भले ही आर्य एक प्रोडिजी था, लेकिन किसी का अभिमान आसानी से हार मानने की अनुमति नहीं देता था। प्रिंसिपल मुस्कुराए, तुम कुछ नहीं जानते। परफेक्शन मार्शल तकनीकें किसी को गॉड आर्ट के संपर्क में आने की अनुमति दे सकती हैं। आर्य के टैलेंट के साथ उसके पास शायद कुछ सुराग हैं। ये सुनकर सबने एक दूसरे को देखा। हालांकि किसी और ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार ये वर्चुअल रियलिटी थी। लोग ड्रग्स के साथ भी चीटिंग नहीं कर सकते थे। कोई चीटिंग नहीं थी। उन्हें लगा कि प्रिंसिपल ने जो कहा वह सही था। आखिरकार आर्य हर स्मॉल स्टेट के लिए परफेक्शन में नहीं हो सकता है ना? नहीं नहीं नहीं, यह असंभव था। इस बीच ईशानी की क्लास में हर कोई ईशानी को कनखियों से देख रहा था। आखिरकार कुछ ही दिन पहले ये खबर आई थी कि ईशानी एक लेवल 8 मार्शल वॉरियर बन गई है और अपने स्कूल में ब्रेक थ्रू करने वाली सबसे तेज प्रोडिजी है। हालांकि उसका बेकार दिखने वाला भाई वास्तव में इतना ताकतवर था। यह अविश्वसनीय था। क्या ये भाई बहन मॉन्स्टर थे? अलीशा ने ईशानी को एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई। प्यारी ईशानी, बस पहले मुझे उससे मिलवा दो। नहीं तो अगर मैं उसके लिए नहीं भी गई तो दूसरी चुड़ैलें उसके पीछे पड़ जाएंगी। मेरे होते हुए आर्य की वर्जिनिटी सुरक्षित रहेगी। ईशानी की मुस्कान जम गई। तुम ही सबसे ज़्यादा खतरनाक हो। ठीक है, चिंता मत करो, मुझे पता है कि मेरा भाई किस तरह का इंसान है। वह उन्हें उचित तरीके से अस्वीकार कर देगा और उन पर समय बर्बाद नहीं करेगा। क्या हो अगर वह कोई ऐसी चुड़ैल हो जिसे वह पसंद करता हो? ईशानी ने अपने बाल झटके। वह नहीं करेगा, मैं अपने भाई को सबसे अच्छे से जानती हूँ। हे, अगर मुझे पहले से पता नहीं होता कि तुम दोनों सगे भाई बहन हो तो मुझे लगभग लगता कि रक्षक उस चीज़ को चुराने की कोशिश कर रहा है जिसकी वह रक्षा कर रहा है, अलीशा ने कहा। ईशानी मुस्कुराती रही। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उस तरह की इंसान नहीं हूँ। अलीशा ने सिर हिलाया जबकि मन ही मन सोच रही थी, मेरे पास मदद करने के लिए नंद जी हैं, बाहर की वो छोटी चुड़ैलें मेरा मुकाबला कैसे कर सकती हैं? ये तो पक्का हो गया। ... लेवल 6। आर्य ने धीरे धीरे प्रकट होते दुश्मन को देखा और उसकी आंखें केंद्रित हो गईं। उसने पहले अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया था, इसलिए वह सोच रहा था कि क्या वह इस स्तर पर जीवित रह पाएगा। जल्द ही आर्य बदहवासी में अपने सामने प्रकट हुए दुश्मन को देखने लगा। 1.5 मीटर लंबी और सांवली, लंबे बाल जो उसके कूल्हों तक पहुंचते थे। छोटे और सुंदर चेहरे पर एक जीवंत मुस्कान थी। वह एक बच्चे जैसी लग रही थी। आर्य निशब्द था। क्या ये क्यूट लोली उसकी प्रतिद्वंद्वी थी? उसे लगा कि वह उस पर बिल्कुल भी हमला नहीं कर सकता। जब उसने इस लोली का डेटा देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। नैना, 12 साल, लेवल 5 मार्शल वॉरियर, 5 परफेक्ट स्मॉल स्टेट्स, फाउंडेशनल मूवमेंट तकनीक और फिस्ट तकनीक परफेक्शन, गॉड आर्ट, बर्स्ट इन पावर रेटिंग, मानव जाति की प्रोडिजी। आर्य ने इस प्यारी सी लोली को अविश्वास से देखा। 12 साल की उम्र में ही उसने वह हासिल कर लिया था जो वह अब 18 साल की उम्र में कर रहा था। और इतना ही काफ़ी नहीं था। ये गॉड आर्ट क्या बकवास थी। यह एक हाई लेवल स्किल जैसा लग रहा था। वह अब कैसे खेल पाएगा? और नैना, ये नाम जाना पहचाना लग रहा था। जैसे ही आर्य ख्यालों में खोया हुआ था, प्रतियोगी वर्चुअल रियलिटी क्लासरूम से बाहर आने लगे थे। वे कनेक्शन पॉड से बाहर निकले लेकिन उन्होंने देखा कि शिक्षक और प्रिंसिपल प्रसारण स्क्रीन को घूर रहे थे। उन्हें लगा कि उनका प्रदर्शन इतना खराब था कि शिक्षक नाखुश थे। समूह ने बात करने की हिम्मत भी नहीं की। इस पल श्रीमान ली ने कांपती हुई आवाज में कहा, नैना, ये वही है ना? मानव जाति की प्रोडिजी, ये वही है।
प्रिंसिपल के चेहरे पर मिश्रित भाव थे। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि उसका डेटा अंदर संग्रहित होगा। क्या आर्य मानसिक रूप से हार जाएगा? आखिरकार उसका टैलेंट बहुत अच्छा था। मानव जाति की आबादी खरबों में थी और फिर भी हर व्यक्ति में से उसे मानव जाति की प्रोडिजी माना जाता था। वह कोई ऐसी नहीं थी जिससे ये स्थानीय क्षेत्र के प्रोडिजीज तुलना कर सकें। वह केवल 12 साल की थी, लेकिन उसकी शक्ति सामान्य स्पिरिट मार्शल स्टेट के शुरुआती चरणों के बराबर थी। 12 साल की उम्र में एक स्ट्रेंथ गॉड आर्ट को जागृत करना, ऐसा टैलेंट लोग ईर्ष्या भी नहीं कर सकते थे। उद्धरण चिन्ह ... वह अब पहले से ही यंग मास्टर एल है ना? उसका टाइटल लगता है, किसी ने अजीब चेहरे के साथ कहा। शांत, ये टाइटल, इसका जिक्र मत करो, प्रिंसिपल ने जल्दी से कहा। हाँ, सबका मुंह हेंट गया, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। जो छात्र अभी बाहर आए थे उन्होंने ये सुना और उलझन महसूस की। वे इसका कारण नहीं थे। तब तो अच्छा है, वे पहले बहुत चिंतित थे। उन्होंने राहत की सांस ली और स्क्रीन की ओर देखा। वह आर्य है, जूही जो लेवल 5 में फेल हो गई थी, और लियो जो लेवल 5 पर एक हाई लेवल डीमन रेस के सदस्य का सामना करते समय तुरंत मारा गया था, अविश्वास से देख रहे थे। उन्हें स्क्रीन पर आर्य को देखने की उम्मीद नहीं थी। उसका प्रतिद्वंद्वी एक छोटी लड़की थी। उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी। उनमें से हर एक का प्रतिद्वंद्वी शक्तिशाली एलियन रेस का सदस्य था, लेकिन इस लड़के का प्रतिद्वंद्वी एक छोटी लड़की थी। मुझे आश्चर्य है कि आर्य अभी किस लेवल पर है। लियो ने जिज्ञासा से स्क्रीन की ओर देखा। शायद लेवल 5, जूही ने कहा। आखिरकार आर्य हमसे ज़्यादा मजबूत है। शायद उसने पहले किसी मुश्किल प्रतिद्वंद्वी का सामना किया हो और उसमें समय बर्बाद हो गया हो। लियो ने सिर हिलाया। इस लेवल का प्रतिद्वंद्वी बस एक छोटी लड़की है। वह शायद पास हो सकता है। उस तरह आर्य निश्चित रूप से शीर्ष 10 में रैंक करेगा। लियो ने बाकी बचे सभी लोगों को देखा। उनमें से 8, उनमें से ज़्यादातर अभी भी लेवल 5 पर संघर्ष कर रहे थे। वे शिक्षकों की तरह लड़ाई के आंकड़े नहीं देख सकते थे। ठीक जब जूही ने सिर हिलाया और बात करने वाली थी, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। वह लगभग चीख ही पड़ी। स्क्रीन पर लड़ाई शुरू हो गई। वह प्यारी छोटी लड़की जमीन से उछली और मजबूत मंच तुरंत चटक गया। उसकी छोटी आकृति धुंधली होकर आर्य के बगल में प्रकट हुई। उसकी छोटी मुट्ठी ने हवा को चीर दिया और आर्य की ओर हल्की सफ़ेद ची की लहर ले आई। आर्य ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसका शरीर सफ़ेद रोशनी में फट पड़ा। उसने उस छोटे शरीर की ओर अपना दाहिना पैर मारते हुए मुक्के को चकमा दिया। ऐसी लड़ाई ने वास्तव में दर्शकों को डरा दिया। हे भगवान, ये शक्ति! क्या ये वास्तव में मार्शल वॉरियर स्टेट थी? उन्हें लगा जैसे वे वही मार्शल आर्ट्स कल्टिवेट नहीं कर रहे थे। ... वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में आर्य पसीने से लथपथ था। अगर वह हाल ही में मौत के कगार पर नहीं जी रहा होता और उसकी बैटल अवेयरनेस अद्भुत नहीं होती, तो वह पहले मुक्के से ही मर गया होता। वह गुलाबी कोमल मुख का आर्य की नज़रों में एक विशाल जानवर के तेज पंजे में बदल गया। उस छोटे शरीर में कोई मॉन्स्टर रहता था। हर चाल के साथ लगाई गई ताकत चौंकाने वाली थी। उस एक वार के बाद नैना रुक गई। उसकी नीरस आंखों में अचानक कुछ जीवन चमक उठा। अरे वाह, तुमने उस वार को चकमा दे दिया। उसके छोटे लाल होंठ खुले, साफ सफ़ेद दांत दिखाते हुए उसने फिर सराहना की। बुरा नहीं है, मुझे देखने दो कि तुम किस लेवल पर हो। आर्य, उसने उलझन में नैना को देखा। क्या वह सिर्फ डेटा का एक टुकड़ा नहीं थी? वह बात कैसे कर सकती थी? हाँ, यह मैं नहीं हूँ। ये बस मेरी आत्मा से बनी एक कॉपी है, एक तरह का क्लोन। नैना ने आर्य की उलझन सुनी और समझाया। आओ, चूंकि कंप्यूटर ने मुझे तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी के रूप में चुना है, इसका मतलब है कि तुम काफ़ी मजबूत हो। कम से कम तुम्हारे अंदर कुछ क्षमता तो है। मुझे अपनी ताकत दिखाओ। धड़ाम! नैना ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। उसका छोटा शरीर एक शक्तिशाली सफ़ेद रोशनी के साथ फट पड़ा और वह आर्य की ओर झपटी। आर्य की आंखें ठंडी हो गईं। वह शांत था। चूंकि वह गति और शक्ति के मामले में उसे नहीं हरा सकता था, इसलिए उसे अनुभव से उसे हराना होगा। जिस पल नैना झपटी, आर्य एक तरफ मुड़ गया जैसे कि उसके हमले की भविष्यवाणी कर रहा हो और उसे चकमा दिया। उसी समय उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी से उसकी कमर की ओर वार किया। हे, तुम थोड़े बूढ़े हो और तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल थोड़ा कम है, लेकिन तुम्हारी बैटल कॉन्शियसनेस बुरी नहीं है। नैना मुस्कुराई और उसने आर्य के हमले को रोकने के लिए अपना छोटा हाथ उठाया। ठीक जब वह उसका हाथ पकड़कर पलटवार करना चाहती थी, आर्य कुछ मीटर पीछे हट गया। बूढ़ा, थोड़ा बूढ़ा। ये सुनकर आर्य का चेहरा हरा पड़ गया। मैं सिर्फ 18 साल का हूँ, ठीक है। मैं सुबह 8 बजे के सूरज जैसा हूँ। मैं बूढ़ा कैसे हूँ? अभी कि मैं सिर्फ 12 साल की हूँ। नैना ने अपनी सपाट छाती उठाई और मुस्कुराई। तुम मुझसे 6 साल बड़े हो, मुझसे 1/3 बड़े। क्या तुम बूढ़े नहीं हो? आर्य का मुंह हेंट गया। ये लड़की बहुत सही कह रही थी। वह कुछ नहीं कह सकता था।
नैना ने आर्य के बेजान हाव भाव को देखा और अपना हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, तुम इतने बुरे नहीं हो। हम दोनों लेवल 5 के हैं, लेकिन तुम मेरे कैजुअल अटैक्स को चकमा दे सकते हो। तुम पहले से ही एक प्रोडिजी हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कैजुअल अटैक्स। आर्य की आंखें सिकुड़ गईं। सीधा प्रसारण देख रहे लोग दंग रह गए। ऐसे हमले सिर्फ कैजुअल अटैक्स थे। लेवल 9 के मार्शल वॉरियर्स शायद इसे झेल भी ना पाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे आर्य की ही उम्र के थे। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वे सभी बूढ़े थे? शिट, केवल शिक्षक ही जानते थे कि नैना डींगे नहीं हाँक रही थी। वह गंभीरता से नहीं लड़ रही थी। क्या तुम मेरा गंभीर मुक्का देखना चाहते हो? नैना ने अपनी कमर पर हाथ रखा और आर्य को अंगूठा दिखाया। उसके चेहरे पर एक खुशहाल मुस्कान थी। आर्य की आंखें केंद्रित हो गईं और उसने सिर हिलाया। मुझे देखने दो। वह देखना चाहता था कि उसके और मानव जाति की प्रोडिजी के बीच वास्तव में कितना बड़ा अंतर था। हे, तो ध्यान से देखो। नैना हंसी और एक मुद्रा में आ गई। 1 लेवल बर्स्ट। मुक्का निकलने से पहले ही आर्य की पुतलियां फैल गईं। उसकी पीठ के बाल खड़े हो गए, उसकी मांसपेशियां तन गईं और पसीने ने उसके कपड़ों को भिगो दिया। वह इस एहसास से बहुत अच्छी तरह परिचित था। यह आसन मृत्यु का सामना करने का एहसास था। धड़ाम। छोटी मुट्ठी बिना स्पिरिट चीक का उपयोग किए बाहर निकली। ये पूरी तरह से शारीरिक शक्ति थी, लेकिन फिर भी इसने हवा को चीर दिया। केवल मुट्ठी के बल से जमीन पर एक गहरी खाई बन गई। पूरा मंच गड़गड़ा रहा था। वह इसे चकमा नहीं दे सकता था। आर्य ने करीब आते मुक्के के बल को देखा और केवल दांत भींचकर अपने हाथों से अपनी छाती को रोक सका। जैसे ही मुक्के का बल उसकी बांह को छुआ, एक अत्यंत भयानक शक्ति उसके शरीर में दौड़ गई। वह इसे बिल्कुल रोक नहीं सका। हड्डियों के चटकने की आवाज गूंज उठी। आर्य हवा में उड़ गया और 10 मीटर बाद जाकर गिरा। अरे वाह, तुम मेरे गंभीर मुक्के से मरे भी नहीं। शायद हम भविष्य में मिलेंगे। नैना की आवाज गूंजी। तुमने ये स्तर पास कर लिया है। नैना आर्य के पास गई और नीचे बैठ गई। अपनी उंगली से उसके चेहरे को कुरेदते हुए बोली, मार्शल वॉरियर स्टेट में बहुत कम लोग हैं जो मेरा गंभीर मुक्का झेल सकें और न मरें। आर्य बेबसी से मुस्कुराया, अभी भी थोड़ा कमजोर हूं। नैना ने ये सुना और ख्यालों में खो गई। हालांकि वह जल्द ही संभल गई और मुस्कुराए, हाँ, वास्तव में अभी भी थोड़ा कमजोर हो। इस तरह की शक्ति मानव जाति के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकती। मानव जाति के लिए क्या करना? आर्य उलझन में था। उसने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था क्योंकि यह उसके लिए बहुत दूर की बात थी। हालांकि ब्रह्मांड बहुत अराजक था। नैना जैसा कोई व्यक्ति एक शक्तिशाली प्राणी बनेगा और पूरी मानव जाति की रक्षा करेगा, है ना? उसे उम्मीद नहीं थी कि 12 साल की छोटी लड़की के ऐसे आदर्श होंगे। ये वास्तव में वह काफी बुरी तरह हार गया था। ठीक है, ये देखते हुए कि तुम अब और नहीं लड़ सकते, तुमने 18 साल की उम्र में 6 स्तर पूरे किए। ये औसत है, लेकिन बहुत बुरा नहीं है। मैं अब जा रही हूँ। कंप्यूटर शायद तुम्हें जल्द ही बाहर भेज देगा। नैना के ये कहने के तुरंत बाद उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो गया। इस बीच आर्य की आंखों के सामने धुंधलापन छा गया और वह वापस वास्तविकता में आ गया। नैना, क्या यही नाम था? आर्य को लगा कि यह नाम बहुत जाना पहचाना है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इसे कहाँ से सुना है। हालांकि इतनी तेजी से प्रगति करने के कारण उसकी फूली हुई मानसिकता उन छोटी मुट्ठियों से कुचल दी गई थी। उसे इसके लिए उसे धन्यवाद देना चाहिए। अगली बार वह असली नैना के साथ लड़ना चाहता था। आर्य ने आह भरी और पॉड छोड़ दिया। वर्चुअल रियलिटी क्लासरूम शांत था। हर कोई अजीब तरह से आर्य को देख रहा था। आर्य ने बदहवासी में सबको देखा। वे उसे इस तरह क्यों देख रहे थे? क्या उन्हें आखिरकार एहसास हो गया कि उसके गहरे और उदास स्वभाव में कुछ अज्ञात सुंदरता छिपी है? क्या होगा अगर कोई लड़की उससे अपने प्यार का इजहार कर दे? वह क्या करेगा? बधाई हो आर्य। जूही, लियो और आकाश जल्दी से उसके पास आए और जूही ने लाल चेहरे के साथ कहा, बधाई? किस बात की? आर्य ने पूछा। लेवल 6 पास करने की बधाई। तुम शायद पहले स्थान पर हो। जूही ने उस स्क्रीन की ओर इशारा किया जो रैंकिंग प्रदर्शित कर रही थी। आर्य पहले स्थान पर था। दूसरा स्थान केवल लेवल 5 पर 30% डैमेज के साथ था। अंतर बहुत बड़ा था। हालांकि 2 लेवल 9 मार्शल वॉरियर्स, रोहन और लिन, अभी बाहर नहीं आए थे। परिणाम अभी भी अनिश्चित थे। शुक्रिया। आर्य मुस्कुराया। जूही हिचकिचाई। आर्य को उलझन हुई और फिर उसकी आंखें चमकी और वह मुस्कुराया, क्या बात है? हम क्लासमेट्स हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा जो भी मैं कर सकूं। जूही सन रह गई और फिर राहत की सांस ली, कुछ नहीं। फाइनल एग्जाम के लिए गुड लक। आर्य ने सिर हिलाया। आकाश ने अजीब तरह से दोनों को देखा और कड़वाहट से मुस्कुराया, पहले मैं तुम्हें एक प्रतिद्वंद्वी मानता था। हालांकि ऐसा लगता है कि मैंने खुद को बहुत ज्यादा आंका था। लियो ने अपना सिर खुजलाया, शक्ति के मामले में भी मैं आर्य को नहीं हरा सकता। उससे नहीं लड़ने वाला।
फिर चारों ने मार्शल तकनीकों के साथ कुछ परेशानियों पर चर्चा करना शुरू कर दिया। आर्य ने उनसे कुछ नहीं छिपाया और उन्हें थोड़ा थोड़ा करके सिखाया। इससे तीनों बहुत उत्साहित हो गए। अगर वे इस सारे ज्ञान को पचा लेते तो उनकी शक्ति एक बार फिर एक स्तर बढ़ जाएगी। जल्द ही रोहन और लिन भी बाहर आ गए। रोहन एक हैंडसम भूरे बालों वाला युवक था। उसने अपने होंठों को थोड़ा उठाया और एक गर्व भरा भाव दिखाया। दूसरी ओर लिन एक सुनहरे बालों वाली लड़की थी। वह बहुत शांत और पढ़ाकू लग रही थी। पॉड से बाहर निकलते ही रोहन ने लिन को भी बाहर निकलते देखा। वह थोड़ा मुस्कुराया। लिन, तुम मुझसे फिर हार गईं। मैंने 40% डैमेज के साथ लेवल 6 पूरा किया। लिन ने रोहन को देखा और फिर रैंकिंग को। उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक थी जब उसने कहा, तो क्या हुआ? हा, अजयता, कितना अकेला एहसास है। रोहन अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर हंसा। उसने आह भरते हुए छत की ओर एक कोण पर देखा। ही, जब अन्य छात्रों ने यह सुना तो वे हंसने से खुद को नहीं रोक सके। रोहन ने बदहवासी में उन छात्रों को देखा जो अपना मुंह ढके हुए थे और भौहें सिकुड़ी। तुम लोग किस बात पर हंस रहे हो? भैया रोहन, देखिए। उनमें से एक ने अजीब चेहरे के साथ लीडरबोर्ड की ओर इशारा किया। रोहन ने एक भौं उठाई और पीछे मुड़ा। वहां देखने लायक क्या है? वैसे भी मैं हर बार पहले स्थान पर। शिट! उसने अपने चेहरे पर खुद ही तमाचा मार लिया था। पहले स्थान पर वह नहीं था बल्कि कोई अनजान लड़का था जिसका नाम आर्य था। उसका परिणाम यह था कि उसने लेवल 6 पास कर लिया था। रोहन उलझन में था। ये सही नहीं हो सकता। यह मामूली इंसान जिसके बारे में उसे पहले कोई जानकारी नहीं थी अब उससे ऊपर खड़ा था। रोहन का चेहरा उतर गया। आर्य कौन है? बगल में एक छात्र ने आर्य की ओर इशारा किया जो खुशी खुशी आकाश, लियो और जूही के साथ मार्शल तकनीकों पर चर्चा कर रहा था। वह सबसे हैंडसम वाला। लिन ने जिज्ञासा से उदास चेहरे वाले रोहन को देखा और फिर आर्य को, जो खुशी से बात कर रहा था और पूरी तरह से इस बात से अनजान था कि क्या हो रहा है। उसके चेहरे पर दिलचस्पी की एक झलक दिखाई दी। वह सोच रही थी कि क्या यह आर्य वास्तव में इतना ताकतवर है। ठीक जब रोहन की आंखें चमक रही थीं और वह सोच रहा था कि उसे जाकर आर्य को टेस्ट करना चाहिए या नहीं, प्रिंसिपल ने छात्रों पर एक नज़र डाली और महसूस किया कि सभी ने अपना काम पूरा कर लिया है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, परिणाम आ गए हैं और मुझे विश्वास है कि सभी ने उन्हें देख लिया है। इस बार सभी के परिणाम काफ़ी अच्छे हैं। ऐसा लगता है कि हर कोई काफ़ी मेहनती रहा है। तुम लोग हमारे स्कूल का गौरव हो। फिर वे थोड़ी देर रुके और जारी रखा, हालांकि सीड्स के लिए केवल 20 स्थान हैं, इसलिए हम शीर्ष 20 का चयन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुझे विशेष रूप से आर्य को बधाई देने की आवश्यकता है। वह केवल लेवल 5 पर है लेकिन उसने लेवल 6 पास कर लिया है। यह एक परिणाम है जो उसकी कड़ी मेहनत से हासिल हुआ है। मुझे उम्मीद है कि सभी छात्र अपनी खुद की कड़ी मेहनत के माध्यम से और अधिक उत्कृष्ट बन सकते हैं। आर्य निशब्द था। परिणाम घोषित करते समय प्रिंसिपल ने छात्रों का ब्रेन वॉश कर दिया था। यह उसकी ओर नफरत खींच रहा था। वैसे 20 सीड्स को ट्रायल में अच्छी रैंक दिलाने के लिए हमने एक तत्काल इनाम तैयार किया है। चौथे से 20वें स्थान तक हर किसी को लेवल 1 का कल्टिवेशन सीरम मिलेगा। दूसरे और तीसरे को लेवल 2 का कल्टिवेशन सीरम मिलेगा। और अंत में पहले स्थान वाले को लेवल 3 का कल्टिवेशन सीरम मिलेगा। साथ ही हर कोई लाइब्रेरी जा सकता है और एक मूवमेंट तकनीक और एक ऑफेंसिव तकनीक चुन सकता है। इसके साथ ही जो छात्र अभी आर्य की प्रशंसा कर रहे थे वे तुरंत उससे ईर्ष्या करने लगे। लेवल 3 का कल्टिवेशन सीरम अन्य पुरस्कारों से पूरी तरह अलग स्तर पर था। रोहन की आंखें हरी हो गई थीं। उसने अपना हाथ उठाया और कहा, प्रिंसिपल सर, मैं वास्तव में उत्सुक हूं कि आर्य एक लेवल 5 मार्शल वॉरियर के रूप में लेवल 6 कैसे पास कर सकता है। मैं उसके साथ स्पारिंग करना चाहता हूं। रोहन, रुको। रोहन के क्लास टीचर ने भौहें सिकुड़ी। उन्होंने स्पष्ट रूप से आर्य की युद्ध शक्ति देखी थी। वह मरने से पहले नैना का गंभीर मुक्का झेल सकता था। यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे रोहन चुनौती दे सके। रोहन मुस्कुराया, मिस्टर क्रिस, आप गलत समझ रहे हैं। मैं वास्तव में बस उसके साथ एक दोस्ताना स्पारिंग करना चाहता हूं। क्या आपने यह नहीं कहा था कि एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में हमें एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय कभी हार न मानने वाला दिल रखना चाहिए? मिस्टर क्रिस का मुंह हैंग गया। वह कैसे नहीं जान सकते थे कि रोहन क्या सोच रहा है। अगर रोहन जीत गया तो वह इसका उपयोग लेवल 3 का कल्टिवेशन सीरम मांगने या आर्य को भी लेवल 2 का कल्टिवेशन सीरम इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करने के लिए कर सकता है। लेकिन अगर रोहन हार गया तो इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि उनके पास डांटने का कोई कारण नहीं था। ये देखकर और यह कि प्रिंसिपल बस मुस्कुराए और उस पर कोई आपत्ति नहीं की, रोहन ने अपने होंठ उठाए और आर्य से कहा, आर्य, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने मजबूत होगे। क्या तुम मेरे साथ स्पारिंग करना चाहोगे? आर्य ने बेबसी महसूस की। वह बस बहुत बेहतरीन था। ये सामान्य था कि लोग नाखुश थे।
बेशक सबसे महत्वपूर्ण कारण शायद वह लेवल 3 का कल्टीवेशन सीरम था। उसने अपनी नाक को छुआ और कहा, ऐसा लगता है कि रोहन लेवल 3 के कल्टीवेशन सीरम में बहुत रुचि रखता है। रोहन की मुस्कान जम गई। हाँ, इनाम प्रिंसिपल द्वारा बनाया गया है। मेरी कोई राय रखने की हिम्मत नहीं है, मैं बस तुम्हारी शक्ति के बारे में उत्सुक हूँ। आर्य मुस्कुराया, कैसा रहेगा अगर मैं हार जाऊं तो तुम्हें अपना लेवल 3 का कल्टीवेशन सीरम दे दूं। ये सुनकर सभी छात्र सन्न रह गए। क्या इस लड़के का दिमाग खराब हो गया था? रोहन की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने खुद को सीधा चेहरा बनाए रखने के लिए मजबूर किया और कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? भले ही तुम्हारी शक्ति मेरी तुलना में कमजोर हो, तुम्हारी क्षमता अधिक है। इसे तुम्हें देना ही सही विकल्प है। आर्य ने आह भरी, अगर मैं हारता हूं तो मैं हारता हूं, तुम इसे ले सकते हो। लेकिन अगर तुम हारते हो? आर्य रुका। रोहन थोड़ा सतर्क था, तो क्या? आर्य ने एक पल के लिए सोचा और फिर एक दोस्ताना मुस्कान दिखाई, मैं तुम्हें फंसाऊंगा नहीं। आखिरकार हम स्कूल मेट्स हैं। हालांकि अगर तुम हारते हो तो इसका मतलब है कि तुम मुझसे कमजोर हो। हर बार जब तुम मुझे देखो तुम्हें मुझे झुककर प्रणाम करना होगा। ये बहुत बुरा नहीं होना चाहिए, है ना? रोहन का चेहरा बदल गया और वह बोलने ही वाला था। मैं तुम्हें लेवल 3 का कल्टीवेशन सीरम दे रहा हूँ। मैं तुमसे कुछ ले भी नहीं रहा हूँ, बस तुम्हें एक तथ्य स्वीकार करने के लिए कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा कमाओगे। आर्य ने बीच में ही बात काटी, तुम लड़ना चाहते हो या नहीं? यदि नहीं तो रहने दो। रोहन का चेहरा बदलता रहा। उसके अभिमान के साथ किसी को हर बार देखने पर झुकना उसके लिए आर्य को लेवल 3 का कल्टीवेशन सीरम देने से ज़्यादा कठिन था। लेकिन वह लेवल 3 का कल्टीवेशन सीरम छोड़ना नहीं चाहता था। वह अब हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। रहने दो, चलो नहीं। आर्य ने अपना सिर हिलाया। आखिरकार वह कोई राक्षस नहीं था। उसे लगा कि वह काफी अच्छा इंसान है। रुको, मैं ये करूंगा, रोहन ने कहा। रोहन को विश्वास नहीं था कि एक लेवल 5 का मार्शल वॉरियर वास्तव में उससे ज्यादा मजबूत है। शायद आर्य ने बस अपने प्रतिद्वंद्वी का मुकाबला कर लिया हो। लेवल 3 का कल्टीवेशन सीरम भी इतनी बार नहीं मिलता था। लालच लोगों को निर्णय की उनकी बुनियादी समझ खोने पर मजबूर कर सकता है। रोहन ने अपनी उम्मीदें संभावना पर टिकी रहने दीं। ये देखकर कि दोनों स्पारिंग के लिए सहमत हो गए, प्रिंसिपल मुस्कुराए और बोले, उस स्थिति में स्पारिंग शुरू करें। चूंकि प्रिंसिपल सहमत थे, बाकी शिक्षक असहमत नहीं होते। दोनों वर्चुअल रियलिटी में चले गए। छात्र आपस में चर्चा करने लगे। अरे, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? उद्धरण चिन्ह ... क्या मुझे ये कहने की भी जरूरत है? उद्धरण चिन्ह ... सच है। जो छात्र सबसे आखिर में पौध से बाहर आए थे वे बदहवासी से सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा था जो वे नहीं जानते थे। क्या उन्हें अलग थलग कर दिया गया था? वर्चुअल रियलिटी में रोहन ने अपने होंठ उठाए और गर्व से कहा, आर्य, हालांकि मैं लेवल 9 हूं और तुम लेवल 5 हो, लेकिन एक शेर भी खरगोश को पकड़ने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आर्य ने सिर हिलाया, अपनी पूरी कोशिश करो, मुझे तुम पर भरोसा है। रोहन का मुंह हैंग गया। फिर उसका चेहरा उतर गया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा मजबूत हो क्योंकि तुमने लेवल 6 पूरा कर लिया? फिर वह अपनी मूवमेंट तकनीक का उपयोग करते हुए दौड़ा। उसकी आकृति बाएं और दाएं होती हुई अत्यधिक गति के साथ आर्य की ओर बढ़ी। जब वह आर्य के सामने पहुंचा तो वह अचानक फिर से दौड़ा और चिल्लाने से पहले आर्य के बाएं हाथ की ओर प्रकट हुआ माउंटेन क्रशिंग फिस्ट। जिस पल रोहन ने मुक्का मारा, आर्य धीरे से पीछे हट गया और रोहन के मुक्के को चकमा दे दिया। उसने अपना बायां हाथ उठाया और रोहन की बांह पर हल्का सा वार किया। तुरंत ही रोहन की बांह बेजान होकर नीचे गिर गई। फिर आर्य ने अपने दाहिने मुक्के से रोहन की छाती पर वार किया। विशाल शक्ति ने रोहन के शरीर को हवा में उछाल दिया और उसे 3 बार घुमाया, इससे पहले कि उसका चेहरा जोर से जमीन पर लगे। फिर रोहन का शरीर धीरे धीरे गायब हो गया। वह मौके पर ही मर गया। आर्य, जिसकी फाउंडेशनल फिस्ट तकनीक और मूवमेंट तकनीक परफेक्शन में थी, उसके सामने ऐसे फैंसी हमले बेकार थे और इसके बजाय उन्होंने केवल कमजोर बिंदु खोल दिए। रोहन कुछ मुकाबले लड़ सकता था, लेकिन उसने अधिक शक्ति के लिए एक ऐसी मार्शल तकनीक का इस्तेमाल किया जिससे वह परिचित नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप कई कमियां रह गईं। आर्य को भी शर्मिंदगी महसूस हुई। प्रिंसिपल ने सिर हिलाया और एक संतुष्ट मुस्कान दिखाए। क्रिस के अलावा शिक्षकों ने भी उसकी प्रशंसा की। यह आर्य काफी मजबूत है। वह ट्रायल में हमारे स्कूल का नाम रोशन कर सकता है। छात्रों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा कि आर्य रोहन से थोड़ा मजबूत होगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह एक त्वरित मौत होगी। रोहन का नंबर 1 स्थान बदल गया था। जब रोहन ने पॉड छोड़ा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह उस आखिरी हमले पर पूरी तरह से प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया था। उसे ये भी नहीं पता था कि वह कैसे हार गया। उसे बस अपने शरीर में अचानक बहुत तेज दर्द महसूस हुआ।
वह हवा में घूमता रहा और फिर उसे कुछ भी पता नहीं चला। इस पल आर्य उसके पास गया और पीले चेहरे वाले रोहन को देखकर मुस्कुराया। मैं जीत गया। रोहन का शरीर अकड़ गया, इससे पहले कि उसने दांत भींचे और आर्य को झुककर प्रणाम किया। आर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, रहने दो, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। यह एक बार ही काफ़ी है। वैसे भी हम ग्रेजुएट होने वाले हैं। रोहन की आंखें चमकीं और उसने आर्य को ठंडेपन से घूर कर देखा। एक मार्शल आर्टिस्ट जैसा कहता है वैसा ही करता है। ग्रेजुएशन ट्रायल में मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा। आर्य सन रह गया और सिर हिलाया। तो फिर गुड लक, मुझे तुम पर भरोसा है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इतना गुस्सा, ये देखकर कि आर्य को बिल्कुल भी परवाह नहीं है, रोहन का मुंह हैंग गया। इस लड़के ने उसे बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं माना। इसके खत्म होने के बाद प्रिंसिपल मुस्कुराए। ठीक है रोहन, कड़ी मेहनत करते रहो। आर्य तुम भी ज़्यादा घमंड मत करो। अब हम पुरस्कार देना शुरू करेंगे। फिर उन्होंने अपनी स्टोरेज रिंग से कल्टीवेशन सीरम निकाले और शीर्ष 20 छात्रों को दिए। श्रीमान ली का चेहरा मुस्कान से खिल उठा था। लियो को छोड़कर जो बदकिस्मत था, उनकी कक्षा से 3 छात्र थे जो शीर्ष 20 में आए थे और उनमें से एक को पहला स्थान मिला था। इसके अलावा प्रत्येक छात्र एक मार्शल वॉरियर स्टेट मूवमेंट तकनीक और अटैक मार्शल तकनीक चुन सकता है, प्रिंसिपल ने कहा। फिर उन्होंने आर्य की ओर देखा। आर्य को इसकी आवश्यकता नहीं है। मार्शल वॉरियर स्टेट मार्शल तकनीक एक परफेक्ट मास्टरी फाउंडेशनल मार्शल तकनीक से अलग नहीं है। मुझे विश्वास है कि तुम समझ गए होगे। आर्य ने सिर हिलाया। मार्शल वॉरियर स्टेट पूरी तरह से इस बारे में थी कि किसी के शरीर की शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए। शुरुआत अलग हो सकती है, लेकिन अंत सब एक जैसा होता था। हालांकि यदि तुम ग्रेजुएशन ट्रायल से पहले स्पिरिट मार्शल स्टेट तक पहुंच सकते हो तो मैं तुम्हें स्पिरिट मार्शल स्टेट मार्शल तकनीक दे सकता हूं। ये सुनकर आर्य की आंखें सिकुड़ गईं। स्पिरिट मार्शल स्टेट मार्शल तकनीक में स्पिरिट पावर का उपयोग भी शामिल था। यही उसे चाहिए था। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं कोशिश करूंगा। प्रिंसिपल ने एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाए। इसके लिए जाओ। यदि तुम वास्तव में फेडरल यूनिवर्सिटी द्वारा चुने जाते हो तो एक गोरी अमीर सुंदरी से शादी करना और जीवन के शिखर पर पहुंचना अब सपना नहीं है। आर्य हैरान था। ये प्रिंसिपल इतना भयानक था। वह उसे लुभाने के लिए सुंदरता का उपयोग कर रहा था। क्या वह उस तरह का व्यक्ति था? ये देखे बिना कि लड़की कितनी सुंदर है, उसे कोई दिलचस्पी नहीं होगी। इसके अलावा जब उन्होंने ये कहा तो इस प्रिंसिपल ने वह रहस्यमयी मुस्कान क्यों दिखाए? उसे रोंगटे खड़े हो रहे थे। आर्य अजीब तरह से मुस्कुराया और विनम्र तरीके से बोला, मुझे पता है, मैं कोशिश करूंगा। प्रिंसिपल ने सिर हिलाया। ठीक है, सीड टूर्नामेंट यहीं समाप्त होता है। अब सब लोग कड़ी मेहनत करो। फिर प्रिंसिपल वर्चुअल रियलिटी क्लासरूम से चले गए। छात्र अपने शिक्षकों के साथ अपनी अपनी कक्षाओं में वापस चले गए। कक्षा के लोग खुशी से झूम उठे। वापस स्वागत है क्लास हीरो। भैया आर्य, क्या मैं आपकी टांग पकड़ सकता हूँ? जैसे ही आर्य और वे लोग अंदर आए, सभी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विशेष रूप से आर्य, वह तुरंत लोगों की बाढ़ से घिर गया, जिसमें लड़कियों की चीखें भी शामिल थीं। वैसे किस कमीने ने उसके पवित्र शरीर पर घात लगाने की कोशिश की? उसकी पैंट लगभग उतर ही गई थी। आकाश भी उन दोस्तों से घिरा हुआ था जिनके वह करीब था। जूही पर एक लड़के ने झपटने की कोशिश की, लेकिन लड़कियों के समूह ने उसे तुरंत पीट दिया और वह रोते हुए आर्य के पास भाग गया। आर्य सन रह गया। वह लड़कियों से तंग आ गया था, इसलिए वह मेरे पास भाग आया। ये तो हद हो गई। लियो, जो शीर्ष 20 में न पहुंचने से उदास महसूस कर रहा था, जल्द ही सबके दिलासे से फिर मुस्कुराने लगा। क्लासरूम खुशियों में डूबा हुआ था। श्रीमान ली ने उन्हें मज़ा करने से नहीं रोका। इसके बजाय वे उस दृश्य को देखकर मुस्कुराए। 3 सीड्स का मतलब था शोहरत और इनाम। अगर उन्हें एक शिक्षक के रूप में अच्छी छवि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती तो वे भी नाचना शुरू कर देते। स्कूल खत्म होने पर यह दृश्य आखिरकार शांत हुआ। हमेशा की तरह आर्य ईशानी की क्लास में आया। पहले से अलग, इस बार आर्य जबरदस्ती लोगों से घिरा हुआ था। ये दीदी का भाई है। मैंने अभी भैया का मैच देखा। वे बहुत ताकतवर हैं। मुझे अभी एहसास हुआ, मेरे दिल में हमेशा से भैया ही थे। सीनियर भैया आर्य वाकई बहुत मजबूत हैं। तो क्या वे हमेशा से अपनी ताकत छिपा रहे थे? हाँ, भले ही किसी को इसके बारे में नहीं पता था, वे कितनी लापरवाही से जी रहे थे। कैसी मानसिक स्थिति है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे सीनियर भैया हैं। आज से सीनियर भैया आर्य मेरे आदर्श हैं। मैं भी उनकी तरह बनूंगा और कल्टीवेशन में डूबे रहते हुए लो प्रोफाइल रहूंगा। इससे आर्य को बहुत असहज महसूस हुआ। तो वह इतना मजबूत था। वह अपनी ताकत छिपा रहा था। उसे अब पता चला। यहाँ तक कि वह खुद भी लगभग इस पर विश्वास करने लगा था।
इसी पल एक सुनहरे बालों वाला हैंडसम लड़का मुस्कुराते हुए पास आया। भैया आर्य, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने मजबूत होंगे। मुझे उम्मीद है कि मौका मिलने पर आप मुझे कोई मार्शल तकनीक सिखा सकते हैं। आर्य ने आर्यन की ओर देखा और अचानक उसे ईशानी की बातें याद आ गईं और वह अजीब तरह से मुस्कुराया। जूनियर आर्यन, तुम फिर से ईशानी को ढूंढने आए हो। इस आदमी से दूर रहना ही बेहतर था। ओह हाँ, मुझे अभी याद आया, लेकिन आज भैया आर्य का बड़ा दिन है। कैसा रहेगा अगर मैं आप लोगों के लिए एक जश्न रखूं? आर्यन मुस्कुराया, मैं ये भी कामना करता हूं कि भैया आर्य को ग्रेजुएशन ट्रायल से अच्छा परिणाम मिले। जरूरत नहीं है, हम जश्न मनाने के लिए सीधे घर जा रहे हैं। तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद आर्यन। उसी पल ईशानी एक कोमल मुस्कान के साथ वहां चली आई। उसके बगल में एक प्यारी सी छोटी लड़की थी। उसके सुंदर एक्वा ब्लू बाल थे और एक जीवंत मुस्कान थी। उसका शरीर पतला और लंबा था। लुक्स के मामले में वह ईशानी के बराबर थी। एकमात्र कमी ये थी कि उसका सीना थोड़ा कम उभरा हुआ था। एक का एक जोड़ा, ये काफी क्रूर है। युवा लड़की की आंखें आर्य को देखते ही चमक उठीं। वह खुशी से उछलते हुए आर्य के पास गई और एक जीवंत मुस्कान के साथ अपने पतले सफ़ेद हाथ आगे बढ़ाए। हेलो सीनियर भैया आर्य, मैं अलीशा हूँ, ईशानी की सबसे अच्छी दोस्त। ओह, वैसे मैंने ही वह ग्रह दक्षिण का बीस्ट मैनुअल बनाया था। आर्य हैरान था, तो वह ईशानी की दोस्त थी। उसने अलीशा से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और जल्द ही छोड़ दिया। फिर वह मुस्कुराया, हेलो, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा अलीशा। ईशानी का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। तो आपने वह खूंखार जानवरों का मैनुअल बनाया था? धन्यवाद, उससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। हे, ये कुछ भी नहीं है, ईशानी मुझसे बहुत बेहतर है। मुझे उससे बहुत मदद मिली है। अलीशा ने अपना हाथ वापस खींच लिया और आर्य की ओर विनम्रता से मुस्कुराए। फिर उसने पूछा, वैसे क्या आप आज अपनी जीत का जश्न मनाने जा रहे हैं? क्या मैं शामिल हो सकती हूँ? अलीशा, भैया के पास जश्न मनाने के लिए इतना समय नहीं है। ग्रेजुएशन ट्रायल में केवल 3 सप्ताह बचे हैं। चलो उसके पूरा होने के बाद जश्न मनाते हैं, ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा। अलीशा ने ये सुना और निराशा में अपने होंठ भींचे, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया। फिर उसने आर्य से चुपके से कहा, तो ठीक है सीनियर भैया आर्य, ग्रेजुएशन ट्रायल के लिए गुड लक। अगर आपको फेडरल यूनिवर्सिटी में गारंटीड एडमिशन मिल जाता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपके लिए खाना बनाऊंगी। मैं आपको चुपके से बता रही हूँ, मैं एक स्पिरिट शेफ हूँ। मैं आम लोगों को यह नहीं बताती। स्पिरिट शेफ? आर्य थोड़ा हैरान था। स्पिरिट शेफ एक ऐसा रसोइया था जो खूंखार जानवरों और स्पिरिट जड़ी बूटियों को स्वादिष्ट भोजन में बदल देता था। वे आम रसोइयों से अलग थे और प्रत्येक सामग्री की शक्ति को अधिकतम कर सकते थे। वे सीरम मास्टर्स की तरह थे जो कल्टिवेशन सीरम बनाते थे। ये बहुत ही दुर्लभ और लोकप्रिय काम था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सुंदर और प्यारी दिखने वाली लड़की एक स्पिरिट शेफ होगी। हे, आपको इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? क्योंकि मैं एक स्पिरिट शेफ हूँ, इसलिए मेरे पास ग्रह दक्षिण का बीस्ट मैनुअल है। वे सभी टॉप लेवल भोजन हैं। अलीशा मुस्कुराए। आर्य मुस्कुराया और सिर हिलाया। तो फिर मैं जूनियर अलीशा के खाने का इंतजार करूंगा। सच कहूं तो पूरे ग्रह नीलम पर कुछ ही स्पिरिट शेफ थे। उसने वास्तव में कभी इसे आजमाया नहीं था। अलीशा सन रह गई और फिर मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि सीनियर भैया काफ़ी आश्वस्त हैं। तो फिर जूनियर इंतजार करेगी। फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और आर्य और ईशानी को हाथ हिलाया, मैं पहले निकलती हूँ। फिर वह अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर कूदती हुई चली गई। आर्य ने उसकी आकृति को देखा और महसूस किया कि वह एक अच्छी बच्ची है। वह जीवंत और विनम्र थी और एक स्पिरिट शेफ भी। उससे बिल्कुल अलग, जिसे सामान्य खाना बनाना भी नहीं आता था। ठीक जब आर्य आह भर रहा था, उसे अपने बगल में एक बेहद भारी चीख महसूस हुई। वह मुड़ा और देखा कि ईशानी उसकी ओर कोमलता से मुस्कुरा रही थी। डर के मारे आर्य का दिल लगभग रुक ही गया। क्या उसने ईशानी की वह शैतानी मुस्कान देखी थी? ईशानी की कोमल आवाज आई, लगता है भैया पर अलीशा का काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा है। आर्य ने सिर हिलाया, वह काफ़ी अच्छी लड़की है ना? खुशमिजाज और विनम्र, वह सुंदर भी दिखती है और खाना बनाना जानती है। हर तारीफ के साथ ईशानी की मुस्कान और भी जीवंत होती गई, जब तक कि आखिरकार उसने कहा, मेरा अचानक खाना बनाने का मन कर रहा है। आज रात भैया के प्रथम आने के जश्न में ईशानी खाना बनाएगी। ये सुनकर आर्य का चेहरा हरा पड़ गया। उसकी याद में ईशानी ने केवल एक बार खाना बनाया था और वह इसलिए क्योंकि उनके माता पिता घर आने के लिए बहुत व्यस्त थे और नौकरानी भी घर चली गई थी, इसलिए वह कोशिश करना चाहती थी। उसे ठीक से याद नहीं था कि स्वाद कैसा था। उसे केवल इतना पता था कि पहला निवाला खाने के बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। जब वह दोबारा जागा तो उसने खुद को बिस्तर पर पाया और लगभग दूसरा दिन हो चुका था।
जब उसने ईशानी से पूछा तो उसे पता चला कि उसे बेहोश देखकर उसने खुद अपना खाना खाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने उसे एक जीन सीरम खिलाया और बिस्तर पर लिटा दिया। उसे अभी भी याद नहीं आ रहा था कि स्वाद कैसा था। यह उसके शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए। ईशानी बहुत प्यारी है, भले ही तुम्हें खाना बनाना न आता हो। नहीं, तुम दुनिया में सबसे प्यारी हो, आर्य ने जल्दी से कहा। वह पहले उसे शांत करने की कोशिश करेगा, भले ही अपने लिए न हो, वह अपने माता पिता की सुरक्षा के लिए ऐसा करेगा। चलो चलें भैया, ईशानी मुस्कुराए और मुड़ी। इस बीच आर्यन, जिसे नज़रअंदाज कर दिया गया था, एक तरफ सन खड़ा था। वह लंबा, अमीर और हैंडसम था, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर दिया गया था। ... जब वे घर पहुंचे तो ईशानी अपने कमरे में चली गई। आर्य ने देखा कि उसके माता पिता अभी तक वापस नहीं आए हैं, इसलिए वह कल्टीवेशन के लिए अपने कमरे में चला गया। उसने लेवल 3 का कल्टीवेशन सीरम निकाला। ट्यूब 10 सेमी लंबी और 2 सेमी व्यास की थी। यह एक क्रिस्टल ट्यूब थी और तरल चमकदार रोशनी के साथ नीला था। आर्य ने इसके बारे में सोचा और इसे वापस अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। उसने इसका उपयोग नहीं करने का फैसला किया क्योंकि प्रकाश के गोलों का इन कल्टीवेशन सीरमों की तुलना में बहुत अधिक प्रभाव था। वह ये भी नहीं चाहता था कि ईशानी इसका उपयोग करे। ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद वह उसे कुछ प्रकाश के गोले देगा। हल्का लाल गोला निकालते हुए आर्य ने बोन मैरो रिफाइनमेंट शुरू किया। उसके बोन मैरो से तेज दर्द उठा। आर्य ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन वह हिला नहीं। 1 घंटे बाद प्रकाश के गोले के अंदर की ऊर्जा खत्म हो गई और रिफाइनमेंट और 10% पूरा हो गया। आर्य ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में चमक कौंध गई जब उसने धीरे धीरे बेकार ची बाहर थूकी। अंततः उसका मुंह हैंग गया। उसकी आंखें लाल थीं और वह लगभग रो पड़ा। उसे आखिरकार महसूस हुआ कि हड्डियों में गड़ा हुआ दर्द कैसा होता है। हालांकि मजबूत बनने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने आह भरी। हो सके तो वह लेटा रहना चाहता था और लेटे लेटे मजबूत होना चाहता था। हालांकि कड़ी मेहनत करने और कोई परिणाम न मिलने की तुलना में वह इस तरह काफ़ी खुश था। उसने आसमान की ओर देखा। सांझ हो चुकी थी और आसमान नारंगी हो गया था। शाम के 6 बज चुके थे। आर्य उठा और नीचे जाने से पहले नहाया। विक्रम वापस आ गए थे और सोफे पर खबरें देख रहे थे, जबकि सुनीता रसोई में व्यस्त थीं। ईशानी शायद अपने कमरे में थी। जैसे ही आर्य नीचे आया, विक्रम ने ऊपर आर्य की ओर देखा और हैरानी से कहा, मैंने ईशानी से सुना कि तुम्हें सीड बैटल में पहला स्थान मिला है। आर्य हैरान था, तो उसने पहले ही डैड को बता दिया। उसने सिर हिलाया और एक मुस्कान बिखेरी। कैसा है? क्या आपका बेटा कमाल का नहीं है? क्या आपको सरप्राइज पसंद आया? विक्रम हंसे और रसोई की ओर देखा। ये देखकर कि वहां कोई हलचल नहीं है, उनके हैंडसम चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई और उन्होंने आर्य को पास बुलाया। आर्य ने रसोई की ओर देखा और पास चला गया। क्या बात है डैड? मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। मैं काफ़ी दोस्तों को जानता हूँ। उनकी कुछ बेटियां लगभग तुम्हारी उम्र की हैं। वे सब बेहद खूबसूरत हैं। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊं? विक्रम मुस्कुराए। आर्य, उसने विक्रम की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, अगर वे बेहद खूबसूरत हैं तो रहने दीजिए। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसके डैड उसे गर्लफ्रेंड क्यों मिलवाना चाहते हैं। आर्य को लगा कि कुछ तो सही नहीं है। विक्रम का चेहरा जम गया। ठीक जब वे बात करना चाहते थे, रसोई से एक आवाज़ आई। सुनीता रसोई से खाना लेकर आईं। हालांकि पीछे पीछे आ रही ईशानी ने आर्य के दिल की धड़कन रोक दी। उसने ईशानी के हाथ में पकड़ी डिश को डर के साथ देखा। उसका दिल निराशा से भर गया। यह उसे मार डालेगा, ये सच में मार डालेगा। इस पल विक्रम भी निराशा से भरे हुए थे। वह ईशानी, जिसने कभी खाना नहीं बनाया, ने वास्तव में आर्य के जश्न के लिए खाना बनाया। घिनौना। एक पिता के रूप में ये पहली बार था जब उन्हें अपनी बेटी के हाथ का बना खाना चखने को मिलता। हालांकि ये किसी और आदमी के लिए बनाया गया था। केवल एक पिता ही इस भावना को समझ सकता था। नहीं, उन्हें आर्य को एक गर्लफ्रेंड मिलवानी ही होगी। अच्छे बच्चे, खाने का समय हो गया। ईशानी ने तुम्हारी पसंदीदा स्वीट एंड सोर रिब्स बनाई हैं। तुम्हें चखना चाहिए। सुनीता मुस्कुराईं। आर्य और ईशानी को इतना करीब देखकर वह सबसे ज्यादा खुश थीं। वह तो चाहती थीं कि दोनों तुरंत शादी कर लें। भैया, ईशानी ने ये स्वीट एंड सोर रिब्स खुद बनाई हैं। यहाँ तक कि माँ ने भी अभी तक इसे नहीं चखा है। ईशानी आर्य की ओर कोमलता से मुस्कुराए। आर्य का चेहरा जम गया। वह धीरे धीरे पास गया और अजीब तरह से मुस्कुराया। हा, मैं अपनी प्यारी छोटी बहन को मेरे लिए खाना कैसे बनाने दे सकता हूँ। इस बीच विक्रम ने आर्य को ठंडेपन से घूरा। उनका चेहरा ईर्ष्या से भरा था। आर्य ने जीवंत दिखने वाली डिश को देखा और कांपते हुए कहा, ईशानी, ये जहरीली तो नहीं होगी ना? ईशानी दुखी होगी अगर भैया ईशानी पर भरोसा नहीं करते। चिंता मत कीजिए, ईशानी तैयार है।
उसने डिश मेज पर रख दी और लापरवाही से अपनी जेब से एक जीन सीरम निकाला। तो तुमने मेरे लिए दवा तैयार कर रखी है। उसका दिल निश्चित रूप से काला था। आज उसका जश्न था, उसे इससे क्यों गुजरना पड़ रहा था। आर्य ने दांत भींचे। उसने सोचा कि क्या उसे पेट दर्द का नाटक करना चाहिए और इस आपदा से बचना चाहिए, या उसे संभालने के लिए अपने शरीर पर भरोसा करना चाहिए। आखिरकार पिछली बार वह केवल एक छोटा लड़का था। वह केवल मार्शल वॉरियर लेवल 1 था। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ शायद उसे ज़्यादा से ज़्यादा पेट खराब होने की समस्या हो। ठीक जब आर्य हिचकिचा रहा था, विक्रम खान से और बोले, आर्य, क्या तुम्हें नहीं लगता कि डैड को पहलाने वाला खाना चाहिए? डैड आर्य के आज्ञाकारी दिल को बहुत मानते हैं। विक्रम को देखते हुए जो उसे लगातार इशारे कर रहे थे, आर्य की मुस्कान दुष्ट हो गई। चून की प्यारी छोटी बहन ने पहली बार खाना बनाया है, इसलिए डैड को पहलाने वाला मिलना चाहिए। बेशक, मुझे विश्वास है कि ईशानी भी ऐसा ही सोचती है। सॉरी डैड, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आपको अपनी बेटी के हाथ का बना खाना अच्छे से चखना चाहिए। गुड लक। ईशानी की मुस्कान जम गई। उसने धीरे धीरे सीरम वापस रख दिया और समझाया, डैड, इस डिश का स्वाद अच्छा नहीं है। आपको माँ का बना खाना खाना चाहिए। मैं इसे फेंकने जा रही हूँ। उफ, आर्य इस वाले से बच गया। इस पल विक्रम ने ईशानी का हाथ पकड़ लिया और डिश की रक्षा करते हुए कहा, बकवास। मेरी बेटी इतनी कमाल की है, उसकी डिश कमाल की कैसे नहीं हो सकती? विक्रम को बहुत बुरा लगा। ये साफ तौर पर एक अच्छी डिश थी, फिर भी वह इसे अपने डैड को देने के बजाय फेंकना पसंद करेगी। वे रोना चाहते थे। ये सोचकर उन्होंने जल्दी से चॉपस्टिक्स निकाली और एक जीवंत दिखने वाला टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही यह उनके मुंह में गया, विक्रम लगभग जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने अपना हाथ मेज पर जमाया और दांत भींचकर धीरे धीरे पूरा रिब खा लिया। सुनीता ने उलझन भरी नज़र से देखा। विक्रम, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? क्या तुम्हें अपनी बेटी का खाना पसंद नहीं आया? तुम खुद को क्या समझते हो? नहीं नहीं नहीं, ये बेहद स्वादिष्ट है। मुझे लगा कि यह बहुत अच्छा है। मैं बहुत भावुक हो गया था। विक्रम ने बाहर निकल रहे आंसू पोंछते हुए समझाया। इस पल उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी वास्तव में उनके भलाई के लिए ऐसा कर रही थी। इस पल उन्हें बहुत जटिल महसूस हुआ। अगर वे मार्शल वॉरियर लेवल 5 नहीं होते तो वे शायद अब जमीन पर पड़े होते। वह वास्तव में मेरी बेटी है, यहाँ तक कि उसका खाना बनाना भी इतना शक्तिशाली है। यह आश्चर्यजनक रूप से बुरा है, लेकिन वे भावुक थे। उसी समय उन्होंने सोचा कि आर्य ने क्या कहा था। वह छोटा बच्चा चाहता था कि वे इसे खाएं। हम उसका भी हिस्सा होना चाहिए। इस बीच ईशानी, जो सब कुछ जानती थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आर्य ने राहत की सांस ली। आखिरकार ये साधारण भोजन था। भले ही ईशानी ने इसमें कुछ किया हो, इसकी विषाक्तता सीमित थी। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लकवा मार सकता था। इस पल विक्रम आर्य की ओर मुस्कुराए और बोले, आर्य, यह ईशानी की कड़ी मेहनत है। तुम्हें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हें इसे पूरा खत्म करना होगा, ठीक है? आर्य ने जल्दी से विक्रम को इशारा किया, डैड, ऐसा मत कीजिए। आप इस खाने की ताकत जानते हैं, अपने बेटे को जाने दीजिए। विक्रम ने उपहास किया और आर्य को इशारा किया, मुझे पहले किसने फंसाया था? हम एक साथ चोट खाएंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? आओ अच्छे बच्चे, तुम्हें वह खत्म करना होगा जो ईशानी ने बनाया है। उसकी कड़ी मेहनत बर्बाद मत करो। सुनीता ने कोमलता से आर्य को देखा और डिश आर्य की ओर खिसका दी। वह ईशानी की ओर कोमलता से मुस्कुराई। ईशानी तो चाहती ही नहीं थी कि मैं इसे खाऊं। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन चूंकि उसने इसे तुम्हारे लिए बनाया है, माँ इसे नहीं लेगी। भैया जल्दी करो और इसे खा लो। ईशानी ने एक शैतानी मुस्कान दिखाई। आर्य, एक असली मर्द को जीवन का सामना करना पड़ता है, विक्रम ने कहा। आर्य, आखिरकार आर्य ने आंसुओं के साथ पूरी डिश खा ली। वह आधे घंटे से अधिक समय तक टॉयलेट में बैठा रहा और मन बना लिया कि वह फिर कभी ईशानी के हाथ का खाना नहीं खाएगा। टॉयलेट से बाहर आने के बाद जब आर्य अपने कमरे में वापस गया तो 8 बज चुके थे। इस समय जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी चेतना में गया, वह पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में प्रवेश कर सकता था। जहां तक ईशानी की बात थी, आर्य ने अपने छोटे से नोट में उसका हिसाब लिख लिया था। आर्य पालथी मारकर बैठ गया और फिर से पॉकेट हंटिंग डायमेंशन में प्रवेश किया। हल्की हवा चल रही थी जिसमें मिट्टी और घास की हल्की महक थी। आसमान में सूरज अभी भी गर्म रोशनी बिखेर रहा था। दूरी पर एक अस्पष्ट सी दहाड़ सुनाई दी। आर्य तुरंत विपरीत दिशा में भागा। आज का मौसम बहुत अच्छा था, खरगोश के बिल खोदने के लिए बहुत उपयुक्त। बस कुछ 100 मीटर जाने के बाद आर्य को अचानक अपने सिर में दर्द महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिमाग में नुकीली लकड़ी की छड़ी घुमा रहा हो। उसने अपने हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और झींगे की तरह झुक गया। दर्द इतना तेज था कि उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा। यह क्या था?
क्या कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा था? क्या उन खरगोशों ने कोई नई तकनीक, मेंटल अटैक, सीख ली थी? आर्य को तुरंत खरगोशों पर शक हुआ। उसने अपने होंठ काटे और लड़खड़ाते हुए उठते हुए भौहें से कुढ़ीं। दर्द मुझे हरा नहीं सकता, ये केवल मुझे मजबूत बनाएगा। जब वह छोटा था तब यह वह 18वां वाक्य था जिसे वह सबसे ज्यादा बोलना चाहता था। उसे लगा कि यह कहने के बाद उसकी छवि दृढ़ता और कूलनेस वाली बन गई होगी। उसने दर्द का विरोध किया और होश में रहने की पूरी कोशिश की। इस समय अगर वह बेहोश हो जाता तो शायद वह बाहर निकल जाता। आर्य अंदर आते ही बाहर नहीं जाना चाहता था। उसने चारों ओर खोजा। अदृश्य दुश्मन सबसे भयानक होता है। भले ही उसे मरना पड़े, वह जानना चाहता था कि उसे किसने मारा। फिर भी आसपास की झाड़ियां बहुत शांत थीं। अगर दर्द लगातार नहीं हो रहा होता तो आर्य को विश्वास ही नहीं होता कि उस पर हमला किया गया है। इस समय वह केवल सतर्कता से चारों ओर देख सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया आर्य ने पाया कि उसके सिर का दर्द हल्का हो रहा है। आर्य की आंखें चमकीं। क्या दुश्मन अपनी ताकत बनाए नहीं रख पा रहा था? वह खोजता रहा कि दुश्मन कहाँ है। जल्द ही दर्द एक सहनीय स्तर तक कम हो गया। उसने अपनी इंद्रियों को अधिकतम तक बढ़ा दिया। कोई भी हल्की सी हलचल उसकी इंद्रियों से बच नहीं पाएगी। माहौल शांत था लेकिन कुछ पलों बाद वह विशाल दर्द फिर से उमड़ पड़ा। लेकिन इस बार आर्य की आंखें ठंडी हो गईं क्योंकि उसने अपने पीछे एक लंबी झाड़ी को देखा और उसकी ओर झपटा। धड़ाम! उसकी पूरी ताकत वाली लात ने घास के इस क्षेत्र को टुकड़ों में बदल दिया। फिर उसके दिमाग से दर्द गायब हो गया। वही जानी पहचानी सरसराहट की आवाज आई। घास के ऊपर कुछ था। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। आर्य झपटा। फिर उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। देखो उसे क्या मिला। एक चूहा। हालांकि यह चूहा केवल 30 सेंटीमीटर लंबा था, लेकिन 1 मीटर लंबे खरगोशों वाली इस अजीब जगह में यह वास्तव में एक छोटा चूहा ही था। इस अजीब चूहे का फर बहुत चिकना और नीला था। उसकी बड़ी गोल आंखें हल्की बैंगनी और जीवंत थीं। पकड़े जाने के बाद चूहा अपनी पलकें झपकाता रहा और चींची करता रहा, जो बहुत प्यारा लग रहा था। आर्य को लगा कि ईशानी जैसा दुष्ट व्यक्ति भी इस क्यूटनेस से पिघल जाएगा। आर्य ने चूहे को चुपचाप घूरा और अचानक उसके सिर पर तब तक पैर दबाए रखा जब तक कि वह जमीन में धंस नहीं गया और उसका शरीर ऊपर नहीं आ गया। धप! ची! एक धप की आवाज के बाद चूहे का छोटा शरीर थोड़ा फड़फड़ाया और फिर शांत हो गया। आर्य ने अपना पैर उठाया और चूहे को धूल में बदलते देखा। मुझमें कोई भावनाएं नहीं हैं। ये छोटा चूहा बहुत खतरनाक था। इसे वास्तव में मेंटल अटैक का उपयोग करना आता था। अगर उसकी मानसिक ऊर्जा आम लोगों से दोगुनी नहीं होती तो यह उसे मारने के लिए काफी था। इसका मतलब था कि साधारण मार्शल वॉरियर स्टेट और निम्न स्तरीय स्पिरिट मार्शल स्टेट वाले इस प्यारी सी छोटी चीज से मारे जाते। गनीमत थी कि यह केवल मेंटल अटैक का उपयोग करता प्रतीत होता था। इसका शरीर बहुत कमजोर था। नहीं तो अगर ये दर्द के दौरान आर्य पर हमला करता तो आर्य को पॉकेट हंटिंग डायमेंशन से बाहर जाना पड़ता। अगर यह चीज खरगोशों से लड़ते समय उसके साथ ऐसा करती तो वह मौके पर ही फट जाता। वह इस चलते फिरते टाइम बम को नहीं छोड़ने वाला था। हालांकि उसने माना कि यह चूहा सुपर क्यूट था और अगर वह इसे पालतू बना सकता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन आर्य ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने हार मान ली। पीछे छूटे गोलों ने आर्य को चौंका दिया। ये 5 पैशन फ्रूट के आकार के बैंगनी गोले थे। ये गोले उसके लिए बहुत उपयोगी थे। ये बैंगनी गोले थोड़े समय के लिए उसकी अंतर्दृष्टि इंसाइट को बढ़ा सकते थे जिससे उसे अपनी कमियों का एहसास हो सके। उपयोग के बाद यह उसकी मानसिक शक्ति को भी बढ़ाता है। ये चीजें निस्संदेह कीमती थीं। आर्य हंसा और उन्हें उठा लिया। केवल इनके साथ भी ये यात्रा सफल रही। हालांकि उसे उम्मीद थी कि उसका सामना दोबारा इससे नहीं होगा। गोले अच्छे थे लेकिन वह लड़ाई के दौरान मेंटल अटैक को संभाल नहीं सकता था। आर्य ने धूल को देखा और सोचा कि ये चूहे शायद दुर्लभ थे। आखिरकार इतने दिनों तक अंदर रहने के बाद यह उसका पहला सामना था। आज का मौसम बहुत अच्छा था और अंदर आते ही उसे बेहतरीन चीजें मिल गईं। आर्य का मूड यहाँ के साफ आसमान जैसा था। फिर भी इसी पल उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया और वह जमीन पर गिर गया। नीले आसमान के सामने एक भयानक काली परछाई दिखाई दी। ये काले शल्कों से भरा हुआ था। ये प्राचीन पश्चिमी पौराणिक कथाओं के काले ड्रैगन जैसा लग रहा था। इसके 3 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी तेज पंजे थे। इसके विशाल शरीर ने सूरज को ढक लिया और अपने पंखों के एक फड़फड़ाहट के साथ ये दूर के आसमान से इस घास के मैदान के ऊपर दिखाई दिया। उसने फिर से अपने पंख फड़फड़ाए और एक विशाल तूफान छोड़ते हुए आर्य की दृष्टि से गायब हो गया। आर्य ने यहाँ तक देखा कि विशाल मॉन्स्टर हवा में उड़ रहे थे और आसमान में बेबसी से संघर्ष कर रहे थे। केवल कुछ उड़ने वाले मॉन्स्टर ही बच पाए। आर्य काफी दूर था और हालांकि हवा तेज थी, उसने अपने हाथों से जमीन खोदी और घास की जड़ों को पकड़ लिया ताकि वह उड़ न जाए। कुछ पलों बाद हवा कम हुई और आसमान फिर से साफ हो गया।
आर्य चुपचाप उठा और उस दिशा में देखा जहां वह जानवर गया था। वहां अभी भी घास का मैदान ही था, लेकिन घास के मैदान के बाहर क्या था, आर्य भी नहीं जानता था। उसने थूक निगला। वह जानवर कितना बड़ा था? कुछ किलोमीटर लंबा, दसियों किलोमीटर लंबा, सैकड़ों किलोमीटर लंबा। आर्य इसे बिल्कुल नहीं देख पाया था। उसके भयानक दबाव के उस एक पल ने ही लगभग उसके दिल को कुचल दिया था। जानवर दूर आसमान में था और केवल एक पल के लिए रुका था। इस डायमेंशन में इतना भयानक जानवर था। आर्य बेहद हैरान था। उसे मारने के बाद उस चीज से क्या निकलेगा? आर्य शांत हुआ और सोचने से खुद को नहीं रोक सका। शरारत स्वभाव है, लेकिन हमारा लक्ष्य बेवकूफ़ बनना नहीं है। वह बस इसके बारे में सोच रहा था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह वापस आएगा और उसे पीटेगा, है ना? जल्द ही आर्य ने विशाल जानवर की घटना को अपने दिमाग से निकाल दिया। उसके पास ताकत नहीं थी, इसलिए उसे उस पर विश्वास करने का अधिकार नहीं था। बेहतर होगा कि वह अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान दे। जानवर से पैदा हुए तूफान ने आसपास की सारी घास गिरा दी थी, जिससे नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था। आर्य को जल्द ही एक और खरगोश का बिल मिल गया। आर्य अंदर ऐसे घुस गया जैसे वह अपने खुद के घर जा रहा हो। मालिक को मंजूर है या नहीं, उसे परवाह नहीं थी। कुछ मोड़ों के बाद आर्य बिल के अंत के करीब पहुंचा। उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं क्योंकि उसने अपनी सांस और दिल की धड़कन को नियंत्रित किया। उसने अपना सिर बाहर निकाला। अंदर का नज़ारा देखने के बाद आर्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पाया कि जमीन राख से ढकी हुई थी और केवल 6 विशाल खरगोश बचे थे। 6 विशाल खरगोश जमीन पर धीरे धीरे लेटे हुए थे। आर्य ने एक साहसिक अनुमान लगाया। ये खरगोश शायद उस विशाल जानवर से डरकर मर गए थे। केवल ये 6 बचे थे। हालांकि उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई और उसे कोई प्रकाश का गोला नहीं दिखा। उसने भौहें सिकुड़ीं। क्या प्रकाश के गोले केवल तभी मिलेंगे जब वह उन्हें खुद मारेगा? उस स्थिति में वह 2 शक्तिशाली जानवरों को एक दूसरे को मारते हुए देखने और पुरस्कार इकट्ठा करने का अपना सपना पूरा नहीं कर पाएगा। उपन्यासों के मुख्य पात्रों के साथ अक्सर ऐसा होता था। वह भी वास्तव में ऐसा चाहता था। आर्य ने अपना सिर हिलाया और इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। चूंकि केवल 6 विशाल खरगोश बचे थे, वह उन पर कोई दया नहीं दिखाएगा। उसने जमीन पर लात मारी, जिससे एक धप की आवाज हुई और उसका शरीर तीर की तरह सबसे पास वाले खरगोश की ओर निकल गया। खरगोश की गुफा बड़ी थी, इसलिए वह सीधा खड़ा हो सकता था। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी से खरगोश की गर्दन पर वार किया। मार्शल वॉरियर लेवल 5, 4 स्मॉल स्टेट परफेक्शन और 1 परफेक्ट मास्टरी फाउंडेशन फिस्ट तकनीक। उसकी ताकत कल की तुलना में बहुत अधिक थी। विशाल जानवर के दबाव से खरगोश पहले ही बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए सिर्फ एक मुक्के में खरगोश मर गया। इस पल अन्य खरगोश खड़े हो गए और अचानक आए दुश्मन पर चींची करने लगे। आर्य के होंठ ऊपर उठ गए। आज उसका भाग्यशाली दिन होगा। इन सभी खरगोशों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वे बिल्कुल भी विरोध कर सकते हैं। वे मांस खाने वाले खरगोशों से घास खाने वाले खरगोश बन गए थे। इस प्रकार इस अंधेरे खरगोश के बिल में कमजोरों को सताने की एक अत्यंत क्रूर घटना को अंजाम दिया गया। अपराधी आर्य ने 1.5 मीटर ऊंचे प्यारे खरगोशों को नरक भेज दिया। उसे कोई पछतावा नहीं था। वह तो हंस भी रहा था। प्रत्येक सुपर विशाल खरगोश 5 हल्के लाल गोले और एक छोटा बैंगनी गोला गिराता था। कुल 6 खरगोश थे, इसलिए उसे 30 हल्के लाल गोले और 6 छोटे बैंगनी गोले मिले। आर्य इस बारे में खुश क्यों नहीं होगा? उन बैंगनी गोलों के साथ आर्य की मानसिक शक्ति 30% बढ़ सकती थी। आर्य की आंखें चमकीं। उसने नैना की गॉड आर्ट स्ट्रेंथ बर्स्ट के बारे में सोचा। उसे लगा कि परफेक्शन फाउंडेशनल मार्शल तकनीकों से ऊपर सुधार की और गुंजाइश है। प्रकाश के गोलों को इकट्ठा करने के बाद आर्य खरगोश के बिल से निकल गया और अधिक खोजने के लिए गया। जल्द ही आर्य को एक और मिल गया। यह उस खरगोश के बिल से थोड़ा बड़ा था जिसे उसने अभी छोड़ा था, क्योंकि प्रवेश द्वार पर यह लगभग 1.7 मीटर ऊंचा था। आर्य ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन फिर भी अंदर जाने का फैसला किया। आखिरकार विशाल जानवर गुजर चुका था और उसका दबाव जानवरों को उससे ज्यादा प्रभावित करता प्रतीत होता था। अगर कोई शक्तिशाली खरगोश होता भी तो वह भाग सकता था। आर्य सावधानी से अंदर चला गया और एक घुमावदार रास्ते को पार किया और जल्द ही उसके सामने एक बड़ा क्षेत्र आ गया। आर्य ने एक भौं उठाई। उसे लगा कि यह सुरंग पिछली वाली से छोटी थी। क्या यहाँ के खरगोश सुरंग खोदने में अच्छे नहीं थे या वे बहुत आलसी थे? आर्य ने फिर सावधानी से अपना सिर बाहर निकाला और अंदर देखा। वह दृश्य जहाँ जमीन राख से भरी हो और कुछ अपंग विशाल खरगोश लेटे हों दिखाई नहीं दिया। जैसे ही आर्य ने अपना सिर अंदर डाला, उसने देखा कि खून जैसी लाल आंखों के कुछ जोड़े उसे देख रहे थे। आर्य गुफा बहुत अंधेरी थी, लेकिन वह अभी भी अपनी आंखों से इसका अधिकांश हिस्सा देख सकता था। जिन जीवों की आंखें थीं वे निश्चित रूप से खरगोश नहीं थे। आर्य का मुंह हैंग गया।
वह हंसा और बोला, आप सभी को परेशान करने के लिए खेद है। मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ, अलविदा। जीवों की नज़रों के नीचे आर्य तेजी से भागा। उसके पीछे भारी गुर्राहट सुनाई दी। फिर आर्य को अपने पीछे दुष्ट और भूखे इरादे महसूस हुए। उसने तेजी से गति बढ़ाई। सुरंग बहुत छोटी थी और आर्य जल्द ही बाहर निकल गया। उसने दौड़ते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसने पाया कि 1.6 मीटर और उससे अधिक कंधे की ऊंचाई वाले विशाल कुत्ते, जो पतले काले कवच से ढके हुए थे, एक एक करके बाहर आ रहे थे। वह उलझन महसूस कर रहा था। कुत्तों को कब से बिल खोदना आता है? ठीक है, कुत्ते तब गड्ढे खोदते हैं जब वे हड्डियां छिपाते हैं, लेकिन वह एक भूमिगत गुफा है। कुत्तों के रूप में तुम्हारा सम्मान कहाँ है? खुद को कुत्ता मत समझना। क्या वह अब गुफाओं में घुसने की हिम्मत भी नहीं करेगा? क्या होगा अगर इस घास के मैदान में गड्ढे खोदना एक आम क्षमता हो? तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि शेर और भेड़िए भी गड्ढे खोदना जानते थे? ये सोचकर आर्य बहुत चिंतित था। जब गुफा से 4 बख्तरबंद कुत्ते बाहर आए तो आर्य पहले ही 100 मीटर से अधिक दूर जा चुका था। उनकी खून जैसी लाल आंखें खूंखार चमक उठी क्योंकि वे गुर्राए और गति बढ़ाई, तुरंत आर्य का पीछा करने लगे। करीब आते कुत्तों को देखकर आर्य ने भौहें सिकुड़ीं। वे बहुत तेज थे। उसकी वर्तमान गति के साथ साधारण लेवल 9 मार्शल वॉरियर्स भी उसे नहीं पकड़ सकते थे, फिर भी कुत्ते उसके पास पहुंच रहे थे। ये साधारण स्पिरिट मार्शल स्टेट की गति थी, है ना? वे स्पष्ट रूप से एक ही आकार के थे। कुत्ते वास्तव में खरगोशों से ज्यादा मजबूत थे, है ना? यह नहीं चलेगा। आर्य का चेहरा चिंता में डूबा हुआ था। वे उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। उसकी आंखें चमकीं और वह अचानक अपने बाएं पैर से जमीन पर जम गया और एक तेज दाएं मोड़ लिया। वह एक खरगोश के बिल की ओर बढ़ा जो ज्यादा दूर नहीं था। इसकी ऊंचाई केवल 1.5 मीटर थी और कुत्तों के आकार के साथ वे अंदर बहुत धीमे हो जाएंगे। शायद वह उनसे निपटने के लिए इलाके का भी उपयोग कर सकता है। अगर स्थिति सबसे खराब हुई तो वह दूसरे छेद से बाहर भाग सकता है। विशाल कुत्तों को इस अचानक मोड़ की उम्मीद नहीं थी। आर्य के रास्ते पर दोबारा आने से पहले वे दसियों मीटर तक आगे दौड़ते रहे। आर्य ने अपनी फाउंडेशनल मूवमेंट तकनीक का चरम सीमा तक उपयोग किया। भागो भागो। अगर वह काफी तेज होता तो वे कुत्ते उसे पकड़ नहीं पाते। गनीमत थी कि वह पहले वाले खरगोश के बिल से ज्यादा दूर नहीं था। जब आर्य बिल के बाहर पहुंचा तो कुत्ते उससे केवल 10 मीटर दूर थे। आर्य बिना किसी हिचकिचाहट के झुककर अंदर घुस गया। उन कुत्तों को अंदर जाने के लिए झुकना पड़ेगा, तब तक वह उन्हें चकमा देने में सफल हो जाएगा। आर्य सुरंग में काफी दूर तक आगे भागा। उसके पीछे सुरंग में धीमी गुर्राहट सुनी जा सकती थी। विशाल कुत्तों ने स्पष्ट रूप से हार नहीं मानी थी। वे लगातार आर्य का पीछा कर रहे थे। आर्य अचानक कोने पर रुक गया। उसे एक साहसिक विचार आया। कुत्ते विशाल थे और उनके लिए सुरंग में चलना आसान नहीं था, उनके लिए मुड़ना तो और भी कठिन था। शायद वह उन्हें मार सकता था। उसे इस विचार को हकीकत में बदलने की जरूरत थी। उसने धैर्यपूर्वक कुत्तों के आने का इंतजार किया। जल्द ही कोने पर एक भयानक कुत्ते का सिर दिखाई दिया। आर्य ने आगे बढ़कर मुक्का मारा। मुक्के की शक्तिशाली ताकत ने हवा को हिला दिया। मुट्ठी को देखते ही कुत्ते ने तुरंत अपना विशाल मुंह खोला और आर्य की मुट्ठी पर काटने की कोशिश की। नुकीले दांतों की पंक्तियों को देखकर आर्य ने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कुत्ते खरगोशों की तुलना में इतनी तेजी से प्रतिक्रिया करेंगे। जिस पल आर्य ने अपनी मुट्ठी वापस खींची, कुत्ते के मुंह में ऊर्जा की एक काली गेंद बनी और आर्य पर दाग दी गई। आर्य को निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं थी। इस संकरी सुरंग में वह चकमा भी नहीं दे सकता था। गेंद से निकल रही तीव्र ऊर्जा को महसूस करते हुए आर्य के चारों ओर से एक सफेद चमक निकलने लगी। उसने दोनों मुक्कों से एनर्जी बॉल पर वार किया। धड़ाम। सफेद और काले रंग आपस में मिले, जिसके परिणामस्वरूप एक विस्फोट हुआ। हवा का तेज बहाव सुरंग में सिमट गया और दोनों तरफ से बाहर निकला। प्रतिक्रिया बल ने आर्य को पीछे धकेल दिया और उसे अपनी छाती पर भारीपन महसूस हुआ। उसके मुंह से खून की एक लकीर रिसने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस काले कुत्ते को स्पिरिट फोर्स का हमला आता होगा। आर्य का मुंह हैंग गया। ऐसा लग रहा था कि वह अपने साहसिक विचार को हकीकत में नहीं बदल पाएगा। अभी के लिए उसे भागने पर ध्यान देना होगा। आर्य भागने के लिए मुड़ा। अगर वह विशाल क्षेत्र में चला गया तो वह आसानी से दूसरी सुरंग में भाग सकेगा। ये सोचकर आर्य थोड़ा मुस्कुराया। उसकी योजना पक्की थी। कुछ मोड़ों के बाद आर्य जल्द ही उस विशाल गुफा में पहुंच गया जहां खरगोश आराम करते थे। हालांकि यहाँ के खरगोश सभी मरे हुए थे। आर्य ने अपने होंठ उठाए और छोटी सुरंग से बाहर निकल गया। हालांकि आर्य की मुस्कान जल्द ही फीकी पड़ गई। जो खरगोश का बिल खाली होना चाहिए था वह 100 से ज्यादा खरगोशों से भरा हुआ था। जैसे सुरंग में आवाजों से आकर्षित होकर आर्य ने तुरंत अपने ऊपर 100 से अधिक जोड़ी आंखें महसूस कीं। आर्य पूरी तरह से सन्न रह गया। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ?
मुझे इतने सारे खरगोश क्यों देख रहे हैं? ये स्क्रिप्ट सही नहीं है। क्या यहाँ के सभी खरगोश मरे हुए नहीं थे? इतने कम समय में इतने सारे खरगोश अचानक कहाँ से आ गए? उसके पीछे से अभी भी कुत्तों के आने की आवाज़ आ रही थी। आर्य का चेहरा भावहीन था, लेकिन उसके दिल में निराशा थी। आगे खरगोश और पीछे कुत्ते। ऊपर वाला वास्तव में उसे मिटाना चाहता था। हालांकि आर्य बैठकर इंतजार करने वाला नहीं था। वह कुत्तों का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन वह कोशिश कर सकता था और खरगोशों से लड़ते हुए बाहर निकल सकता था। इस प्रकार आर्य की आंखें ठंडी हो गईं और वह आगे की ओर झपटा। खरगोशों ने ये देखा और वे भी दहाड़े और गुस्से से उसकी ओर झपटे। खरगोशों में कूदने की बहुत अच्छी क्षमता थी। पीछे के अलावा सभी दिशाओं में खरगोश थे। आर्य के पास चकमा देने की जगह भी नहीं थी और वह खरगोशों की बाढ़ में घिर गया। उसने अपनी शक्तियों का अधिकतम उपयोग किया और खरगोश के पंजों का सामना किया। उसने मुक्का मारा और जो खरगोश ऊपर झपटे थे वे और भी तेज गति से पीछे उड़े, हवा में ही धूल में बदल गए। साधारण खरगोश आर्य का एक वार भी नहीं झेल सकते थे। जब सुपर विशाल खरगोश दिखाई दिए तो स्थिति बदल गई। हालांकि वे आर्य का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन वे आर्य के हमलों को थोड़ा झेल सकते थे। अगर वे आर्य के हमले को रोकने में कामयाब हो जाते तो पीछे के खरगोश अपने दुष्ट पंजे उसके शरीर तक पहुंचा देते। लगातार टकराने की आवाजें आ रही थीं। साधारण खरगोश उसके डिफेंस को नहीं तोड़ सकते थे, लेकिन सुपर विशाल खरगोश कर सकते थे। जल्द ही आर्य के पूरे शरीर पर खून ही खून हो गया। इसी पल एक धीमी गुर्राहट हुई। एक विशाल कुत्ता अंदर भागा। ये देखकर खरगोशों ने तुरंत अपने हमले रोक दिए और अपने लंबे कान खड़े कर लिए। उन्होंने अंदर आए कुत्ते को घूरा। जब कुछ और कुत्ते अंदर आए तो खरगोश डरपोक तरीके से दूसरी सुरंगों से चले गए। आर्य ने निशब्द होकर उन कुत्तों को देखा जिन्होंने उसे घेर लिया था और उन खरगोशों को जो भाग रहे थे। ये खरगोश बहुत ज्यादा डरपोक थे। ये लोग तुम्हारे घर पर कब्जा करने आए हैं। खरगोशों को भी यह बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कम से कम जाकर उन्हें बताओ कि खरगोशों का सम्मान धूमिल नहीं होना चाहिए। लेकिन जाहिर है खरगोश आर्य की बात नहीं सुनने वाले थे। गुफा जल्द ही खाली हो गई और केवल 4 कुत्ते और आर्य रह गए। इस प्रकार खरगोश की गुफा में कमजोरों को सताने की घटना एक बार फिर हुई। चारों काले कुत्तों ने आर्य पर अमानवीय हमले किए। आर्य ने बहादुरी से विरोध किया, लेकिन कुत्ते बहुत शक्तिशाली और क्रूर थे। एक भयंकर लेकिन बेकार लड़ाई के बाद आर्य का खून पूरी गुफा में बिखर गया। कमरे में आर्य ने अपनी आंखें खोलीं। पूरे शरीर में दर्द ने उसका मुंह हेंट दिया। वे 4 विशाल कुत्ते क्रूर थे और उनके शरीर भयानक थे। उनके पंजे और दांत बेहद नुकीले थे और उन्हें स्पिरिट फोर्स का उपयोग करना भी आता था। उसे एक से भी भागना पड़ता, 4 की तो बात ही छोड़िए। उसका शरीर लगभग अलग हो गया था। कुछ पलों बाद दर्द गायब हो गया और आर्य ने आह भरी, आज मैं फिर मर गया। हमेशा की तरह। उसे लगा कि उसे मरने की आदत हो गई है। जैसे ही यह विचार आया आर्य ने अपना सिर हिलाया। उसे ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए। जीवन अच्छा था, वह अब इसके बारे में और नहीं सोचने वाला था। कल्टिवेशन। आर्य ने अपने दिमाग में तैरते हुए प्रकाश के गोलों के बड़े ढेर को देखा। छोटे और बड़े लाल गोले और छोटे बैंगनी गोले थे। उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए बैंगनी वालों पर रुकीं। आर्य ने अंततः कल्टिवेशन के लिए एक बड़ा लाल गोला निकाला। अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसका लेवल था। उसकी मार्शल तकनीकें पहले से ही परफेक्शन में थीं। वह ये देखने से पहले कि क्या वह नैना जैसी गॉड आर्ट सीखने के लिए बैंगनी प्रकाश के गोलों का उपयोग कर सकता है, अपने मार्शल वॉरियर स्टेट को परफेक्शन तक बढ़ाएगा। आखिरकार वह गॉड आर्ट्स के बारे में कुछ नहीं जानता था। भले ही वह बैंगनी गोले का उपयोग करता, उसे भरोसा नहीं था कि वह गॉड आर्ट सीख पाएगा।